Welcome students. Today we will discuss problems based on Newton's universal law of gravitation. So first of all, have a look at the statement. A sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg when their centers are 20 centimeter apart with a force of 9.8 multiply 10 raised to power minus 7 Newton. Calculate the value of gravitational constant. First of all student, listen one thing very carefully. जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को आप स्टार्ट करते हैं तो जो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि स्टेटमेंट में जितनी भी टर्म्स दी गई हैं सबसे पहले आप वो टर्म्स राइट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका मास कितना है 40 kg। तो मैं सपोज करती हूँ कि जो फर्स्ट स्फीयर है जिसका मास 40 kg है, ठीक है, उसको मैंने क्या माना m1। ठीक है, इज अट्रैक्टेड बाय अ सेकेंड स्फीयर। अब देखिए जो सेकेंड स्फीयर है उसको मैंने बोला स्फीयर नंबर 2। ठीक है, स्फीयर नंबर 2 का मास कितना होगा m2, यहाँ पर लिख लिया 15 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि हमारे पास जो दो स्फीयर हैं, ठीक है, उनके जो सेंटर्स हैं, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 9.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन। आप सभी को पता है कि जो फोर्स होता है उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। और स्मॉल आर हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर होता है, तो हम सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ओके, आप सभी को पता है बच्चों कि 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्या हम इसको 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों? यस, वी कैन राइट इट। ठीक है, और जब ये 10 रेज़ टू पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर विल इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। गेट इट? अब हम आते हैं मेन फॉर्मूला पे। हमसे पूछा क्या गया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आप सभी को पता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है कैपिटल जी। ठीक है, तो हम यूनिवर्सल लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है मास ऑफ टू बॉडीज और कैपिटल G क्या है कांस्टेंट, F इज द फोर्स एंड R इज द डिस्टेंस। आपको निकालना क्या है बच्चों कैपिटल G निकालना है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो भी वैल्यू आपको निकालनी होती है आप सिर्फ उस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स आप कहां पर रखेंगे राइट हैंड साइड पर। अब आप इसको थोड़ा सा और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कैपिटल G m1 m2 इज इक्वल टू FR2। आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है कैपिटल G की। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा क्या है m1 और m2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी जो m1 और m2 है वो किसके नीचे आ जाएगा FR2 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं F की वैल्यू प्लेस करूंगी जो गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू प्लेस करूंगी m1 की और m2 की। अल्टीमेटली मेरे पास G की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6.53 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो वैल्यू आई है ये एग्जैक्ट तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेट तो है कैपिटल G के। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन these objects be changed so that the force between them become 50 Newton। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि आपको स्टेटमेंट में कौन कौन सी टर्म दी गई है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या दिया गया है दो ऑब्जेक्ट हैं A और B। ठीक है, उनके बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है 100 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है।
देखिए आपके पास एक है ऑब्जेक्ट ए और एक है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। कहा गया है कि उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो कितना है, 100 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि ये बताइए इन दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना चेंज करें ताकि हमारे पास जो फोर्स है उसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है। शुरुआत में फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 न्यूटन। आपको क्या करना है, इन दो बॉडीज को आगे या पीछे करना है ताकि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 50 न्यूटन हो जाए। तो आपको क्या क्या गिवन है, F1 गिवन है, ठीक है, इनिशियल फोर्स, और सेकंड क्या है, फाइनल फोर्स 50 न्यूटन। R1 क्या है बच्चों, ओरिजिनल डिस्टेंस। जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 100 न्यूटन था तो हमने उस टाइम पर दोनों के बीच में डिस्टेंस को कितना कंसीडर किया, R1, ठीक है, ओके। और R2 क्या है, न्यू डिस्टेंस। क्या है R2, न्यू डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं कहती हूं कि A और B बॉडी पहले तो पास पास थी, अब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। अगर दो बॉडीज एक दूसरे से दूर हो जाएंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। आप सभी को पता है कि डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, कम। कम मतलब कितना कम हो जाएगा, 50 न्यूटन। गेट इट। तो हमारे पास R1 क्या थी, ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। R1 क्या थी बच्चों, ओरिजिनल डिस्टेंस। जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स कितना लग रहा था, 100 न्यूटन। और R2 क्या है, व्हाट इज R2, R2 नई डिस्टेंस है, ठीक है। मैंने कहा जब दो बॉडीज एक दूसरे से बहुत दूर चली गई तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जब दूर जाएंगे तो उनका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसको मैंने R2 मान लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है। एक इक्वेशन तो बनेगी बच्चों F1 के लिए और एक इसके लिए बनेगी F2 के लिए। जो F1 है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R1 के स्क्वायर के। और जो F2 है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। जब आप ऐसा करेंगे तो F1 डिवाइडेड बाय F2 आ जाएगा इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 का कंप्लीट स्क्वायर। R2 की जगह पर आप क्या रखेंगे, R2 कितना था हमारे पास, 100, ठीक है, और R1 कितना है, 50, इक्वल टू 2। गेट इट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, R2 डिवाइडेड बाय R1, इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर। आपको पता है जब दो चीजें जो अपोन में है उनके ऊपर स्क्वायर होता है और उनके सामने कोई टर्म है, आप उस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप दूसरी साइड जाएंगे और वो जो स्क्वायर है वो किसमें चेंज हो जाता है, रूट में। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू √2। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू √2 R1। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन डिराइव हो गया, ठीक है।